आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। बहुत कमेंट आए थे हमें कि हमें 12-13 चैप्टर भी प्रोवाइड कराइए, तो ये है 12 चैप्टर अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। देखिए, पाठ के पूर्व कुछ तैयारी में दिया गया है। देखिए, इस निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं जिस किस प्रकार का बच्चा उस पर अपने विचार लिखो। चित्र को पूरा कैसे करना है देखिए, तो ये बिंदु बिंदु को डॉट डॉट को आपस में मिलाना है, तो ये चित्र ऐसा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह शंकुधारी पेड़ है, उदाहरण के लिए देवदार और फर। फिर है यहाँ पे देखिए, निम्न शब्दों को रेखा चित्र में स्थान पर लिखो। वृक्ष से हम ये जो है सारे पदार्थ जो हमको वृक्ष से प्राप्त होते हैं। वृक्ष से क्या क्या प्राप्त होते हैं? मेन सोर्स क्या है हमारा? वृक्ष। वृक्ष से क्या क्या मिल सकता है? वृक्ष से मिलता है हमको गोंद, लाख, लकड़ी की मूर्ति। लकड़ी मिलती है तो उसकी हम मूर्ति बना लेते हैं, कत्था, और ये क्या हो जाएगा? शहद, है ना, ये शहद। फिर है यहाँ पे, आज आपने किस वस्तु का प्रयोग किया है जो वन से प्राप्त होती है? तो देखिए, हम कुर्सी, मेज, मेज है ना, मेज भी ले सकते हैं आप, मेज, पटा, लकड़ी, ईंधन, है ना, ये सारी चीज़ों का जो उपयोग किया। फिर अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में चुनकर कीजिए। पहला रहेगा आपका, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो यह है 71% जो भाग है वो जल से घिरा है। दूसरा, पृथ्वी के ध्रुवों ग्लेशियरों में जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो ध्रुवों से तात्पर्य ग्लेशियर मतलब जहाँ बर्फीले इलाके हैं ना, तो जब जल है जो बर्फ के रूप में पाई जाती है तो वो क्या कहते हैं, कठोर होती है, मतलब ठोस अवस्था में। तो ध्रुवों में जो जल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं ना। तीसरा, भूमि की सतह से नीचे जल को क्या कहते हैं? तो भूमि की सतह के नीचे वाला जल क्या कहलाता है? भौम जल। फिर वन मृदा को किससे बचाते हैं? अपरदन से, क्योंकि जो वन में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें रहती हैं जो, वो मृदा को आपस में बांधे रखती हैं ना, इसलिए वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। प्रश्न 5वां है, भूमिगत जल खालिस्तान की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। तो भूमिगत जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है वो वायुमंडल में पहुंच जाता है। प्रश्न पहला, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम क्या है? तो पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। देखिए, पृथ्वी के ताप के स्तर में वृद्धि जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और वर्षा में क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि जो वन है वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जब वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा के स्तर में कमी हो जाएगी। फिर दूसरा है, वनों को हरे फेफड़े कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक है, उसकी ज़्यादा मात्रा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो पौधे हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, भोजन बना देते हैं, और फिर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? संतुलन बना रहता है। फिर प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वनोन्मूलन के कारण वन कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन अब्जॉर्ब करेगा? विश्व उष्ण बढ़ना मतलब विश्व का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, नहीं, वनोन्मूलन के कारण ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ती है, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, के कारण नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा जहाँ तक है ना। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। प्रश्न 4, पहली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटारा करना चाहती है, उसके लिए उसको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो पत्तियों को एकत्रित करके एक गड्ढे में डाल दे, इससे क्या बन जाएगी? कंपोस्ट खाद। फिर इसका हम उपयोग अपनी खेतों में यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न 5वां, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? तो ये भौम जल कहलाता है। प्रश्न पहला, हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग लिखिए। तो देखिए, पानी पीना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सिंचाई करना, पशुओं को नहलाना, है ना। प्रश्न दूसरा, वनों में प्राप्त होने वाले वनोपज के नाम लिखिए। तो देखिए, लकड़ी, गोंद, लाख, औषधि, मसाला, चारा, इमारती लकड़ी आदि उत्पाद जो है वो पाए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। उत्तर, देखिए, वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाने हैं। सभी जानवर भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, और मृत अवशेषों को सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो फिर है, वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं? तो वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। फिर जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो सीधे ज़मीन पर नहीं गिरता, या धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है।
प्रश्न 5वां है, कैसे स्पष्ट करोगे कि बल जल शोधक की तरह कार्य करते हैं? तो उत्तर देखिए, बल जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। जल चक्र की क्रिया द्वारा जल का शोधन हो जाता है। तो जल चक्र की क्रिया द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न 6वां है, वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। तो नीम, बांस, शीशम, सेमल, अंजीर, खैर, आंवला, सागौन, सराई, तेंदू, बीजा आदि पादप जो है वो पाए जाते हैं। प्रश्न 7वां है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद की सूची बनाइए। तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद है लाख, गोंद, चंदन, कपूर, जैव ईंधन आदि। फिर है प्रश्न 8वां, ह्यूमस किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतुओं ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं, रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। प्रश्न 9वां है, वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं? तो उत्तर है कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी, पक्षी आदि पेड़ों पर निवास करते हैं और कुछ जंतु वन के संघन क्षेत्र में रहते हैं। प्रश्न 10वां है, खाद्य श्रृंखला कैसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाना। तो उत्तर देखिए, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें घास को कीटों द्वारा खा लेते हैं, घास कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सांप खा लेता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला जो है बनी रहती है। देखिए, घास को कीट ने खाई, कीट को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया और सांप को फिर बाज ने खा लिया। इस प्रकार क्या बनी हुई है, चेन बनी हुई है। प्रश्न 11वां, वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपमुक्त कराने में सहायक होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर ऑक्सीजन जो है छोड़ देते हैं, जो हमारे जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए वो उपयोगी होती है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है संतुलन बना रहता है। प्रश्न 12वां, वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हो? तो देखिए, जंतुओं की विविध किस्में वन में पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उपजने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन की क्षमता से भरपूर है। प्रश्न 13वां है, वितान कैनोपी से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिसे वितान कैनोपी कहते हैं। फिर प्रश्न 14वां, पहली जानना चाहते हैं कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो उत्तर देखिए, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, हरियाली नहीं होगी, प्रदूषण अधिक होगा, जीवों का खाद्य व आश्रय नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक पिक्चर दी गई है प्रश्न 15वां में। तो प्रश्न 15वां शायद कट गया है, तो इसमें आपको ये पिक्चर चिपकाना है। ये देखिए, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सूर्य की उपस्थिति में जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। नीचे है पोषक, अपघटक, मृदा और जल। तो वन में पादप, मृदा, अपघटकों का परस्पर संबंध ये दर्शाया गया है। फिर प्रोजेक्ट कार्य 1, विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाई। तो वनों के संरक्षण के निम्न उपाय हैं। पहला, वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। दूसरा, वनों को हम जितना काटें उतना ही वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा, वन को आग से रोकना चाहिए। चौथा, शीघ्र विकसित होने वाले वृक्षों को रोपण करना चाहिए। पांचवा, वन उत्पाद और वनों का उचित उपयोग करना चाहिए। वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो? वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो उत्तर रहेगा, वन उन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्र में बहुत से पेड़ों को जलाना अथवा काटना जाना। पर्यावरण का सुरक्षा दुनिया की सुरक्षा है। तो ये देखिए, ये पृथ्वी बनी हुई है हमारी हरी भरी, तो हमें जो है पेड़ पौधों को नहीं काटना है। इस प्रकार का आपको जो है वो डायग्राम बनाना है। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न पहला, अपने प्राध्यापक या अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन्य या उद्यान में जाइए और अपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। स्थान हम कहाँ गए? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिला उमरिया, संभाग शहडोल। क्या देखा? पेड़, झाड़ियाँ, कई जंगली जानवर, नदी आदि। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? नहीं, सभी वृक्ष अलग आकार के थे। तो ये थी वीडियो आज की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कक्षा 7वीं के और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।